शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम साइंस वाले हिस्से के साथ में। अब चूँकि आज संडे है इसलिए संडे के दिन हमारा जो मेन फोकस रहता है वो साइंस वाली न्यूज़ के ऊपर ही रहता है। साइंस की पहली न्यूज़ हम देखने वाले हैं आज से 66 मिलियन साल पहले सालाना किस प्रकार से एनुअल रेनफॉल हुआ करता था उसके एविडेंस यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। अब आप सोच सकते हैं यदि हमसे पूछा जाए कि आज से 10 साल पहले बारिश कितनी हुआ करती थी तो उसका अंदाज़ा लगाना हमें कितना कठिन हो जाता है। वहीं यदि हमसे ये पूछा जाए कि आज से 66 मिलियन साल पहले कितनी ज़्यादा तेज़ बारिश हुआ करती थी सालाना, इसके बारे में यदि हमसे पूछा जाए तो हम इसकी जानकारी नहीं दे पाएंगे। इसके लिए जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है उस टेक्निक के बारे में हमें समझना होगा। तो एक टीम है वैज्ञानिक लोगों की जो कि आईआईटी खड़गपुर, इसके साथ साथ में अकेडेमिया सिंसिया से आते हैं ताइपेई के। इन्होंने वास्तव में कुछ एविडेंस हासिल करे हैं वेरी हाई एनुअल रेनफॉल ड्यूरिंग द कैटास्ट्रोफिक वॉल्केनिज्म। दक्कन ट्रैप, दक्कन के पठार की हम बात कर रहे हैं, उस एरिया में आज से बहुत साल पहले लगभग 66 मिलियन साल पहले कितनी बारिश हुआ करती थी इसके बारे में यहाँ पर कुछ जानकारी हासिल करी गई है। वैज्ञानिक लोगों ने एक नई टेक्निक का इस्तेमाल किया था जिसका नाम है नैनो स्केल सेकेंडरी आयन मास स्पेक्ट्रोमेट्री। हमें इसी मेथड के ऊपर फोकस करना है और हमको यही ध्यान में रखना है कि यदि हमसे कोई पूछता है कि नैनो स्केल सेकेंडरी आयन मास स्पेक्ट्रोमेट्री का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है तो हम बता सकते हैं यदि काफ़ी समय पहले कितना रेनफॉल हुआ करता था उसका आकलन लगाना है तो इसके लिए हम नैनो स्केल सेकेंडरी आयन मास स्पेक्ट्रोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर एनालाइज किया गया था 3 आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन। आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन कौन कौन से थे उसके? 16, 17 और 18। इसका इस्तेमाल इसके लिए हमने इस्तेमाल करे थे फॉसिल ट्रीज ऑफ क्रेटेशियस पीरियड। टाइम पीरियड उस समय जो चल रहा था क्रेटेशियस पीरियड, वहाँ पर ट्री के फॉसिल्स का इस्तेमाल किया गया और मेजरमेंट किया गया था आइसोटोप के कंपोजिशन के। द लैंड वाटर डेराइव्ड फ्रॉम रेनफॉल, रेनफॉल हुआ, इससे पानी का भराव हुआ झीलों में। वहीं यदि हम बात करें डिप्लेटेड वैल्यूज़ ऑफ ऑक्सीजन की जो घटती हुई वैल्यू है, और ऑक्सीजन के आइसोटोप ये सजेस्ट करते हैं कि जो हायर ट्रॉपिकल रेनफॉल है इंडिया में क्रेटेशियस पीरियड टाइम के दौरान हमको देखने को मिलती है। वहीं जो इंक्रीज रेनफॉल है इसके अलावा इट्स वेनिंग इन द अर्ली पेलोसियन क्लोजली फॉलोज चेंज इन पैलियो एटमॉस्फेरिक, पैलियो कार्बन डाइऑक्साइड जिसको कहते हैं, यही सजेस्ट करता है कि ये एक पॉसिबल लिंक हो सकता है। अब यहाँ पर हमारे यहाँ देखा जाए नागपुर वाला एरिया, महाराष्ट्र वाले एरिया में जो दक्कन का पठार है वो ज्वालामुखी विस्फोट के चलते चलते हुआ है। हमारे पास में जो अवेलेबल रिकॉर्ड है वो बताते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है, इसके अलावा जो टेम्परेचर है, एक मिनट आगे पीछे हो गया, ओवर बोथ लैंड एंड ओशियन, चाहे वो लैंड वाला एरिया हो चाहे वो ओशियन वाला एरिया हो, उस समय में डेक्कन ट्रैप में हमको विस्फोट देखने को मिला था, उसका एनालिसिस किया गया था। दक्कन ट्रैप का जो लावा था वो विस्फोटित हो रहा है, स्पीविंग ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और इसी से CO2 बहुत बड़ी मात्रा में निकलती जा रही थी। इससे क्या हुआ? इंक्रीजिंग द देन एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन टू SI 1000 ppm। यहाँ से CO2 तेजी के साथ में निकलते जा रही है तो CO2 का जो कंसंट्रेशन है वो लगभग 1000 ppm तक पहुँच गया था, ऐसा कहना है IIT खड़गपुर के रिसर्चर लोगों का। एक्सेप्टिंग द एरिड सेमी एरिड रीजन, यदि हम एरिड और सेमी एरिड रीजन को छोड़ दें
तो जो मॉडर्न एनुअल रेनफॉल है लार्ज पार्ट ऑफ द पेनिसुलर इंडिया की बात करें वो एवरेज है 1000 से लेकर के 1200 mm। हम सूखे वाले एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बिना सूखे वाले एरिया में कितना पानी गिर रहा है सालाना। हमारा डाटा ये सजेस्ट करता है कि ये जो फॉसिल ट्रीज हैं जिनको रिकॉर्डेड किया गया था 1800 से 19 mm रेनफॉल पर ईयर, ये एकदम एग्जैक्टली माना जाता है व्हाट द IPCC प्रिडिक्ट इन केस ऑफ फ्यूचर एक्सट्रीम 4 डिग्री सेंटीग्रेड वार्मिंग ऑफ द प्लानेट। वहीं यदि देखा जाए ये जो फॉसिल फ्यूल का इमिशन है वो बढ़ गया है, इसी के चलते चलते इस कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन हमको ज़्यादा देखने को मिल रहा है फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल लेवल ऑफ 280 ppm, ये बढ़कर के 420 ppm हो गया है 2023 में। उस समय में जब उतना ज़्यादा इंडस्ट्री का विकास नहीं हुआ था उस समय CO2 का उत्सर्जन कम हुआ करता था। आज 2023 में आप देख लीजिए डबल से भी ज़्यादा हो गया। क्लाइमेट मॉडल सजेस्ट करते हैं कि ये जो डबलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है इसी के चलते चलते जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है, इसके अलावा जो हमें कॉन्स्टेंटली रेनफॉल है ये देखने को मिल रहा है। कॉन्स्टेंटली मतलब होता है परिणाम स्वरूप। 2023 AR6 रिपोर्ट जो कि IPCC के द्वारा तैयार करी गई थी वो उसमें वार्निंग दिया गया है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन यदि इसी प्रकार से रहा अनबेटेड मतलब होता है बेरोक टोक, एनुअल वेटेज डे परसिपिटेशन विल इंक्रीज बाई मैनीफोल्ड अक्रॉस ऑल कंटिनेंट। इससे क्या होगा, जो रेनफॉल है ना अचानक और तेज़ी से जो पानी गिर रहा है, बाढ़ जा रही है, ये सारी जो घटनाएं हैं वो तेज़ी के साथ में बढ़ने वाली हैं। इसके बाद कई बार हम अक्सर ये दोस्तों में चर्चा करते रहते हैं कि शराब यदि आप एक ढक्कन सेवन कर रहे हैं, थोड़ी बहुत शराब ले रहे हैं तो उससे हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला, वो दवाई का काम करती है। तो इसी के ऊपर बहुत पहले एक बुक भी लिखी गई थी और बुक में यदि कोई चीज़ ये क्लियर कर दे कि नहीं इससे नुकसान नहीं है फ़ायदा है, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे जो लोग हैं वो शराब का सेवन चालू कर देंगे। ऐसा बहुत सारे रीज़न हो सकता है शराब बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो भी यही चाहती हैं कि नहीं ऐसा लोगों में धारणा पैदा करी जाए कि थोड़ी बहुत शराब पीने से कोई नुकसान नहीं होता है, तो उन लोगों के लिए तो अच्छा ही है। लेकिन जब तक वैज्ञानिक रिसर्च नहीं हो जाता इसके ऊपर तब तक हम कुछ नहीं बोल सकते। शराब की मॉडरेट रूप से यदि कोई प्रयोग कर रहा है, मध्यम प्रकार से कोई यदि सेवन कर रहा है तो उसका क्या असर पड़ सकता है, इसके बारे में वैज्ञानिक रिसर्च की गई है, इसी के ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। यदि आप मॉडरेट एल्कोहल कंजप्शन करते हैं इससे आपकी हेल्थ पर कोई बेनिफिट नहीं पहुंचने वाला है। तो जो बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, गलत धारणा है कि ये जो मॉडरेट कंजप्शन है एल्कोहल का ये इम्प्रूव कर देगा आपकी हार्ट की हेल्थ को, आपके हृदय को अच्छा बना के रखेगा, ये गलत फहमी है। बेस्ड ऑन ए स्टडी पब्लिश्ड इन 1926, ये किस पर आधारित थी, 1926 पर आधारित थी। लेकिन 2023 का स्टडी ये कहता है दैट फेवरेबल हेल्थ बेनिफिट ऑफ मॉडरेट एल्कोहल यूज वाज बिकॉज ऑफ हेल्दियर लाइफ स्टाइल। ऐसा क्यों हो पा रहा है, ऐसा एक ही रीज़न से हो पा रहा है, आपके हेल्दियर लाइफ स्टाइल के चलते चलते हो पा रहा है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैन कंज्यूमिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्कोहल डेली हेल्प टू कीप हार्ट इन गुड शेप एंड कॉमन क्वेश्चन फेस्ड बाय मैनी डॉक्टर अक्रॉस द कंट्री। पूरे देश भर में बहुत सारे डॉक्टर हैं जिनसे हमेशा ही कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ देता है, सर क्या थोड़ा सा ले लेने से कोई नुकसान होगा क्या? डॉक्टर लोग बोलते हैं थोड़ा सा कोई नुकसान नहीं है, ये तो दवाई का काम करेगी। तो इसी के ऊपर रिसर्च करी गई है। वहीं यदि हम बात करें जो मॉडरेट एल्कोहल है इसका अनुमानित फ़ायदा क्या हो सकता है, वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1926 में एक किताब लिखी गई थी अमेरिकन बायोलॉजिस्ट रेमंड पर्ल के द्वारा। ये आधारित थी बहुत सारे पेशेंट केस की हिस्ट्री पर आधारित रही थी, मतलब ये भी रिसर्च पर आधारित ही रही थी। उन्होंने कहा था कि जो एल्कोहल का कंजप्शन है उसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। यदि हम बात करें फ्रॉम नॉन टू हैवी ड्रिंकिंग, ऐसे व्यक्ति जो शराब का सेवन नहीं कर रहे हैं और ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा शराब का सेवन कर रहे हैं,
0 से लेकर के 100 तक कहना चाहिए। इसको उन्होंने ह्यूमन के सर्वाइवल को जे शेप कर्व के रूप में बताया था। जे कर्व सजेस्ट करता है कि जब लोग बहुत कम शराब पीते हैं या फिर वेरी लेस एल्कोहल रिप्रेजेंटेड बाय द पोर्शन टू द लेफ्ट ऑफ द टिपिंग पॉइंट ऑफ जे। ठीक है, इसको उन्होंने जे का लेफ्ट वाला टिपिंग पॉइंट बताया था। उन्होंने एक्सपीरियंस किया था लोअर सर्वाइवल रेट, जो कम पी रहे हैं, थोड़ी सी ले रहे हैं, उनका लोअर सर्वाइवल रेट है। एज डिड दोज हु ड्रैंक हैवी एल्कोहल, यदि आप तुलना करें जो कि ज़्यादा एल्कोहल ले रहे हैं, इसमें जो जे ग्राफ जो बताया गया है, इसको रिप्रेजेंट किया था पोर्शन ऑफ द राइट जे पॉइंट से इसको दर्शाया गया था। जबकि जो लोग कंज्यूम करते हैं मॉडेस्ट अमाउंट ऑफ एल्कोहल, वो लंबा जिया करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो स्टडी आई थी और इसका जो कंक्लूज़न रहा था, इसी ने जन्म दिया था एक मिथ को कि जो मॉडरेट एल्कोहल कंजप्शन है ये काफ़ी बेनिफिशियल माना जाता। बहुत सारी स्टडीज़ हैं, ठीक है, फर्दर कोहर्ट्स ऑफ द पेशेंट, द जे शेप्ड कर्व एंड इट्स persistent conclusion that moderate alcohol consumption improved survival stood the test of time। लेकिन समय के साथ साथ में हम देख रहे हैं बहुत सारे रिसर्चेस हो रही हैं और इसको कहना चाहिए तराजू पे तौला जा रहा है, इसको जांचा परखा जा रहा है। लेकिन ये जो एल्कोहल है आखिर ऐसा कर क्यों रही है, जिसके चलते चलते मिलियंस ऑफ पीपल ग्लोबली हर साल मरते हैं। ये सर्वाइवल को इम्प्रूव कर दे रही है जो कि मॉडेस्टी में ड्रिंक कर रहे हैं। तो इसी के चलते चलते वैज्ञानिक लोगों ने इसका आंसर खोजने की कोशिश करी थी। एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ हार्ट कंडीशन है जिसको हम इस्केमिक हार्ट डिसीज बोल रहे हैं। हृदय की एक स्थिति है जिसको हम IHD बोल रहे हैं। इसके अंतर्गत हमारी जो आर्टरीज होती है जो कि सप्लाई करती है हार्ट को, ये सक्रिय हो जाती, नैरो हो जाती। इसके चलते चलते क्या होता है, हमारे मसल्स डैमेज होने लगते हैं एंड पुअर पंपिंग कैपेसिटी रिड्यूस विथ मॉडरेट एल्कोहल यूज़। देखिए, यदि आप शराब का सेवन कर रहे हैं और हमारी जो आर्टरी है, हमारी जो रक्त की सिरा है, उसके ऊपर यदि किसी प्रकार का असर पड़ जाए तो आप जाहिर सी बात है जानते हैं हृदय की जो खून को लाने ले जाने की कैपेसिटी है ना, वो प्रभावित होती। यदि हमारी जो धमनी है, हमारी जो सिराएं हैं, वो सक्रिय हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है खून का जो प्रवाह है हमारा रुकने लग जाता है। अब हम कह रहे हैं कि कोई मॉडरेट तरीके से मीडियम साइज में, मीडियम आकार में दारू पी रहा है, इससे ये जो आर्टरी है वो रिड्यूस हो जा रही है। यदि हम IHD की कंडीशन की बात कर रहे हैं, IHD रिड्यूस हो जा रहा है मॉडेस्ट एल्कोहल यूज़ के चलते चलते, देयर हैड टू बी अनदर रीज़न बिहाइंड इट। लेकिन इसका रीज़न कुछ और हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। तो जो ग्रुप ऑफ डॉक्टर हैं मैस्ट्रिच यूनिवर्सिटी के, नीदरलैंड के, जिन्होंने चालू किया था इस चीज़ का अध्ययन करना, इन्होंने इसका आंसर निकाल लिया। इस रिसर्च को उन्होंने पब्लिश किया था मार्च 2023 में। उन्होंने ये कंक्लूड किया है जो मॉडेस्ट एल्कोहल का कंजप्शन है, इसके चलते चलते रिडक्शन हो जाता है, कमी हमें देखने को मिलती है डैमेज टू टीनी वेसल्स। हमारे जो टीनी वेसल्स है जो कि रेगुलेट करती है ब्लड के फ्लो को इनटू हार्ट मसल्स, कॉल्ड माइक्रोवास्कुलर डिसफंक्शन, दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर IHD ऐसी कंडीशन क्यों हो जा रही है, इसका रीज़न बताया जा रहा है कि यदि आप मॉडेस्ट तरीके से एल्कोहल का कंजप्शन करते हैं तो इसके चलते चलते हमें जो टीनी वेसल्स हैं उसमें जो डैमेज हो रहा है उसको थोड़ा सा रिडक्शन हमको देखने को मिल जा रहा है। A group of researchers from Massachusetts General Hospital found that improved heart health was due to reduction in the stress। लेकिन हृदय की ये जो सुधार आया है वो स्ट्रेस से रिलेटेड सुधार के चलते चलते हुआ है।
ब्रेन नेटवर्क एक्टिविटी विथ मोडेस्ट एल्कोहल यूज़, ब्रेन से रिलेटेड एक्टिविटी होती रहती है, स्ट्रेस से रिलेटेड जो ब्रेन नेटवर्क एक्टिविटी है उसमें कमी आ रही, इसी के चलते चलते हमको ऐसा देखने को मिला है। इसके बाद साइंस वाली न्यूज़ हम अगली जो देखने वाले हैं वो पतझड़ के मौसम से रिलेटेड है। किस प्रकार से पत्तियों में जो हम चेंजेस देखते हैं क्लाइमेट चेंज के चलते चलते पत्तियों में भी असर हमको पड़ने लग गया है। ऑटम लीफ सेंसेशन वेराइज विथ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज के साथ साथ में हमें को पतझड़ का जो मौसम है, पत्तियों का जो झड़ना है, उसमें भी थोड़ा सा बदलाव देखने को मिल रहा है। कैसे करके जो टेम्परेट और जो बोरेल ट्रीज होते हैं वो ट्रीज लीव्स रिस्पॉन्ड टू क्लाइमेट चेंज रिमेन्स अनसर्टेन, क्या पेड़ पौधे में भी हमें क्लाइमेट चेंज का असर दिखाई दे रहा है? इसका असर अभी तक कहना चाहिए अनिश्चित हमको दिखाई दे रहा था। नया अध्ययन आया है जिसमें पता चला है कि जो नॉर्दर्न फॉरेस्ट है, तो जो नॉर्दर्न फॉरेस्ट की रिपोर्ट आई है दैट वाइल अर्ली सीजन क्लाइमेट वार्मिंग यदि हम बात करें, सीजन के पहले ही यदि क्लाइमेट वार्मिंग हो जा रही है, ठीक है, दैट ऑकरिंग बिफोर समर सॉलिस्टिस के पहले जो घटना घटित होती है, इसको आप एसोसिएट कर सकते हैं, जोड़कर देख सकते हैं अर्ली ऑटम लीफ सेंसेशन को, मतलब जल्दी से पतझड़ का मौसम आ जाना। लेट सीजन वार्मिंग हैज़ अपोजिट इम्पैक्ट, वहीं यदि आप बात करें लेट सीजन वार्मिंग तो इसका भी अपोजिट इम्पैक्ट पड़ता है। इससे जो लीफ सेंसेशन है, जो पत्तियों का जो झड़ना है और भी ज़्यादा लेट होता है। तो जो 84% हमको हिस्सा दिख रहा है स्टडी का, द रिसर्चर फाउंड दैट वार्मिंग हैड अपोजिंग इफेक्ट, इस प्रकार से जो गर्मी बढ़ती जा रही है CO2 के चलते चलते, इसका अपोजिट इफेक्ट पड़ता है लीफ सेंसेशन में, ठीक है, पत्तियों का जो झड़ना होता है उसके ऊपर इसका अपोजिट असर पड़ता है। ये चीज़ डिपेंड करती है कि गर्मी कितनी पड़ रही है। साइंस की एक और स्टडी सामने आई है जिसमें बताया जाता है कि यहाँ पर जो वर्टेब्रेट की स्पीसीज है, कशेरुकी की जीव जंतु हैं, वो किस प्रकार से, जैसे ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया और ये हो गया एशिया। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखिए स्पीसीज जो कि इन्वॉल्व है ड्राई ऑस्ट्रेलियन रीजन में, ये ऑस्ट्रेलिया है और ये एशिया है। ऑस्ट्रेलिया के ड्राई रीजन में जो जीव जंतु रह रहे हैं वो, उनके पास ये एबिलिटी नहीं रहती है कि वो इस एरिया को क्रॉस कर सकें और एशिया की तरफ मूव कर सकें। वहीं यदि हम बात कर लें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एक्रॉस एशिया की, न्यू गिनी की, यहाँ हम देखते हैं कि बहुत सारी जो स्पीसीज़ हैं वो मूव कर सकती हैं अदर डायरेक्शन में, वेस्ट टू ईस्ट। लेकिन यही चीज़ हमको देखने को मिलता है कि जो मौसम है या फिर पानी है वो किस प्रकार से असर डालता है जीव जंतुओं के प्रसार में, इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया था। इसके बाद हम एक प्रोटीन की बात करने वाले हैं जिसका नाम है क्लोथो। क्लोथो को यदि हम इंजेक्ट कर देते हैं बंदरों के ऊपर, पार्टिकुलरली रेहियास मंकीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो रीसस जो मंकी हैं, जो कि आप पिक्चर यहाँ पर जो देख रहे हैं, इनके ऊपर यदि हम एक प्रोटीन को इंजेक्ट कर देते हैं तो इनकी जो मेमोरी है, मेमोरी से रिलेटेड जो फंक्शन है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। यदि हम इंजेक्ट कर देते हैं एजिंग मंकीज़ के ऊपर लॉन्गेविटी फैक्टर प्रोटीन, जिसको हम क्लोथो बोलते हैं, इससे इम्प्रूव हो सकता है उनकी संज्ञानात्मक क्रियाकलाप को, ठीक है। इससे हमें ये हिंट मिलती है कि हमारे पास कुछ पॉसिबल ट्रीटमेंट है जो न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज़ होते हैं, ठीक है, दिमाग से संबंधित जिनको मेमोरी में प्रॉब्लम है, उनको यदि हमें सॉल्व करना है तो हम इस प्रोटीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। रीसस मकाक जिसकी उम्र थी 22 साल, अबाउट 65 ह्यूमन ईयर्स, मतलब हम 65 साल के और बंदर है 22 साल का, बिकेम बेटर एट रिमेंबरिंग वेयर फूड वाज हिडन आफ्टर रिसीविंग क्लोथो। जब हमने इसके ऊपर वो प्रोटीन को लगाया था तो वो बेहतरीन तरीके से
जान पाया था कि मैंने फूड को कहाँ पर से पाया था। इस प्रकार से उसके ऊपर प्रयोग किया गया था। बिफोर द इंजेक्शन दे आइडेंटिफाई द करेक्ट लोकेशन अराउंड 45%। जब हमने प्रोटीन इंजेक्ट नहीं कराया था तो लोकेशन को 45% वो ढूंढ पा रहे थे। जब हमने ये क्लोथोप्रोटीन उनकी बॉडी में डाला तो ये जो कैपेसिटी है वो 45 से 60% हो गई थी। तो यहाँ का जो इम्पोर्टेंट साइज की न्यूज़ है वो है क्लोथोप्रोटीन। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो पार्टिकुलरली तमिलनाडु से रिलेट करती है। यहाँ पर कुछ प्राचीन ऐतिहासिक सामग्री कला और संस्कृति से, सामाजिक संस्कृति से जुड़ी हुई प्राप्त हुई हैं, जिनका पिक्चर आप ये देख सकते हैं। तो एक गोल्ड स्टड, ए बॉन पॉइंट एंड कार्नेलियन बेड, तीन चीज़ें हमको देखने को मिली हैं। एक गोल्ड का स्टड है, बॉन पॉइंट है एंड कार्नेलियन का बेड, ये तीन चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, और ये काम किया गया है आर्कोलॉजिस्ट 8 पोरपानाई कोट्टाई, नाम तो पढ़ते अच्छे से बनता नहीं, देखते हैं क्या नाम है इसका। पोरपनाई कोट्टाई, ये जगह है पदुकोट्टाई डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है तमिलनाडु में, जहाँ पर स्टेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कुछ एक्सकेवेशन का काम किया था, एक्सकेवेशन उत्खनन का काम चालू किया था। ये जो चीज़ें मिली हैं संगम एज से रिलेटेड है। संगम एज फोर्ट इज बिलीव टू हैव एग्जिस्टेड एट द साइट, माना जाता है कि यहाँ पर संगम एज से रिलेटेड फोर्ट हुआ करते थे। वहीं जो स्टड हमको मिला है ये हमें फ्लोरल डिज़ाइन में मिला है। कैसा मिला है? पुष्प की डिज़ाइन में मिला है। ये लगभग 6 पीटल हमको देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको छः तो पत्तियाँ देखने को मिलेंगी, जैसे फूल टाइप का जो नहीं दिखा था। इसकी डेप्थ है 133 सेंटीमीटर इन वन ऑफ द 8 ट्रेंचेस डग एट द साइट। कहाँ से खुदाई किया गया था? तो ये जो ऑर्नामेंट हमें प्राप्त हुआ, जिसको जाहिर सी बात है कान में पहनते रहे होंगे, 0.26 ग्राम इसका वजन है और संभवतः इसका इस्तेमाल किया जाता रहा होगा नोज स्टड के रूप में। एंड इस इंडिकेशन ऑफ कल्चर ऑफ संगम एज, और ये बताता है कि उस समय में क्या कल्चर हुआ करती थी। इसके अलावा एक और हमको जो है हड्डी का कुछ पीस मिला है, जिसको हम कार्नेलियन बेड बोल रहे हैं। ये हमें 140 से 160 सेंटीमीटर की गहराई में प्राप्त हुआ है। ये जो बॉन का पॉइंट है विथ पॉइंटेड एंड ऑन द बोथ साइड एंड कार्विंग, ठीक है, यहाँ पर आपको नक्काशी वाला दिखाई दिया है और संभवतः इसका इस्तेमाल किया जाता था वीविंग के काम के लिए, मतलब बुनाई का काम यहाँ पर किया जाता था। इसके बाद रेड राउंड शेप कार्नेलियन बेड का भी यहाँ पर खुदाई किया गया है। इसका इस्तेमाल डोमेस्टिक ट्रेड के लिए किया जाता रहा होगा। तो जो कार्नेलियन बेड्स होते हैं ये हमें प्राप्त हुए हैं कोदू मनाल में एंड फ्यू अदर प्लेसेस इन तमिलनाडु। इन स्टोन का यूज़ किया जाता था। यहीं यदि देखा जाए जो स्टोन हो सकते हैं यूजुअली हमें जो मिले हैं वो गुजरात के हैं। इसके अलावा हमको 3 कर्व्स ब्रिक स्ट्रक्चर भी देखने को मिला है। यहाँ पर कुछ दिन की जब खुदाई हुई थी तो यहाँ पर 150 से भी ज़्यादा एंटीक्स, इसमें इंक्लूडिंग है पोर्ट्रेट, हॉपस्कॉच, स्पाउट, पीस ऑफ ग्लास, बेंगल, बैट, टेराकोटा लैम्प, कॉइन, स्पिंडल वॉर्ल, इसके साथ साथ में रबिंग स्टोन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें खुदाई से हमको प्राप्त हुई हैं। इसके बाद अगली जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, यदि आप भी कला और संस्कृति में रुचि रखते हैं भारत की तो एक बार इस चीज़ को देखने जरूर जाएं। वरकारिस लगभग 250 किलोमीटर पैदल चलते हैं और पूजा करते हैं लॉर्ड विट्ठल की। जगह का नाम है पंढरपुर, महाराष्ट्र में। ठीक है, विथ फेथ एंड जॉय ड्यूरिंग देयर एनुअल पिलग्रिम। तो इनकी जो ये जो तीर्थ यात्रा है वो सालाना होती है। पिक्चर आप देख सकते हैं कितने सारे श्रद्धालु लोग इकट्ठे होते हैं, जोर जोर से जय जयकार करते रहते हैं और पैदल चलते जाते हैं। 10,000 ऑफ पिलग्रिम, जिनको हम वरकारिस बोलते हैं,
अंडरटेक ऑन फुट द जर्नी टू द ऑनर डाइटी विट्ठल, भगवान विट्ठल के नाम पर यह पैदल यात्रा कहती हैं। इनको एस विठोबा के रूप में भी माना जाता है। जगह का नाम है पंढरपुर, महाराष्ट्र। हर साल में ये यात्रा निकाली जाती है। तो ये जो पिलजर्मी तीर्थयात्री रहते हैं ये लगभग 21 दिन तक, जिसको हम डिंडी बोलते हैं, 21 दिनों तक इनका कहना चाहिए कार्यक्रम चलते रहता है। द पिलजर्मेज कल्मिनेट द आषाढ़ी एकादशी विच फेल ऑन 29 जून दिस ईयर। 29 जून को जो पड़ने वाली है आषाढ़ी एकादशी, उसी को ये कल्मिनेट करेंगे मतलब समाप्त होने वाली है। इनकी जो पिलग्रिमेज है वो समाप्त हो जाएगी आषाढ़ी एकादशी को 29 जून को। देखा जाए ये जो प्रथा है 700 से 800 साल पुरानी है। चूँकि ओरिजिन ऑफ द पिलग्रिमेज इज़ नॉट क्लियर, इस तीर्थ यात्रा का जो क्या रीजन है, कहाँ से उत्पत्ति हुई है, उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं हुई है। कई सारी जो थ्योरी हैं इसके लिए जानी जाती हैं। विट्ठल पंत कुलकर्णी, सेंट ध्यानेश्वर, सेंट तुकाराम, नारायण महाराज, इनके ऊपर इनका कहना चाहिए, इनको माना जाता है कि इन्होंने ही इस चीज़ को चालू किया होगा। ये जो शब्द है वरकारी, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, दो शब्दों से मिलकर बना है। वार, ठीक है, ये वारी से मिलकर के बना, जिसका मतलब होता है पिलजर्मेज। पिलजर्मेज का मतलब होता है तीर्थ यात्रा, और कारी का मतलब होता है जो परफॉर्म करता है इस यात्रा को। तो ये जो यात्रा है ये ओरिजिनेट होती है श्राइन ऑफ सेंट ध्यानेश्वर एंड तुकाराम से। ये मोस्ट फेमस, पार्टिकुलरली दे हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। तो ये लगभग 250 किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं 3 वीक में, कवर करते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुणे, सतारा, सोलापुर को। एलोंग द वे दे चैंट लॉर्ड्स नेम, नाम जप, सिंग होली सॉन्ग, अभंग, एंड रीड सैक्रेड टेक्स्ट, जिसको हरिपद बोलते हैं। थोड़ी सी अलग कल्चर यहाँ पर देखने को मिल जाती है।